नमस्कार, मैं भव्या अपेक्स न्यूज़ से। तो आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी बैठी हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विनीता नायर मैम की, जो एक प्रोफेसर हैं फिलॉसफी की और एक अभिनेत्री भी हैं। स्वागत है मैम आपका अपेक्स न्यूज़ में। थैंक यू। तो मैम, आज आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुँच चुकी हैं, तो आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही? ओवरऑल जर्नी सभी की तरह है, कुछ स्ट्रगल रहा, कुछ आसान भी रही। जहाँ कॉपरेशन मिल जाता है वहाँ आसान होती है, बट जहाँ कॉपरेशन की कमी होती है समाज से या कहीं से भी, तब वहाँ पे या कानून से भी, तो वहाँ स्ट्रगल हमेशा रहता है। तो मैम, जैसा मैंने आपका सेशन सुना, तो आप एक अभिनेत्री बनना आप अब एक अभिनेत्री हैं, तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को किसी फ़िल्म के डायलॉग में बताना चाहेंगी तो वो क्या होगी? ये बड़ा मुश्किल है फ़िल्म के डायलॉग में तो बता पाना, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी हूँ मैं। तो उस लिहाज से अगर मैं जीवन को समेटना चाहूँ कुछ दार्शनिकों के मतों के अनुसार या उनके कथनों में अपने जीवन को या किसी के भी जीवन को समेटना चाहूँ, तो मैं उस तरह से बताना पसंद करूँगी। तो 3 मत हैं देखिए। तो एक पहला मत ये कहता है कि सृजन और विकास दोनों में संघर्ष इन्वॉल्व्ड है हमेशा। कहीं भी जहाँ भी सृजन होता है, क्रिएटिविटी जहाँ पर भी है, वहाँ द्वंद्व चलता है मानसिक रूप से। और प्रकृति में भी जब कुछ नया सृजन होता है तो वहाँ पर भी संघर्ष रहता ही है। और जहाँ भी विकास की प्रक्रिया हम देखेंगे, चाहे डार्विन को पढ़ें, चाहे किसी और ऐसे ही रेनाउंड साइंटिस्ट को पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि बहुत जूझना पड़ा जीवों को, बहुत जीवों का अस्तित्व समाप्त हो गया, और जो झेल गए, कुछ प्राकृतिक आपदाओं को झेल गए, तो वो बचे रह गए। तो स्ट्रगल ऐसा है जो इन्वॉल्व है, हमारे सृजन और विकास की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है हमेशा। तो ये बात कहने वाले हेराक्लिटस थे, जो जीवन को एक प्रवाह के रूप में देखते हैं। दूसरा विचार है जो कहता है कि यदि अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, तो हमें चूज़ करना पड़ेगा लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा। हर घड़ी, हर कदम पर हमारे पास चॉइस है लाइफ में, और हमें चुनकर उस चुनावों के आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। तो जब भी हम चुनते हैं किसी भी रास्ते को, या अगर मैं इंडियन टर्मिनोलॉजी में कहूँ कि जब भी हम कर्म करते हैं ना, तब हमेशा हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है, उस कर्म की, उस चुनाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो वहाँ मानसिक संघर्ष हमेशा रहता है जब चुनाव की बात आती है। इस बात को कहने वाले सात्रे थे, सात्रे नाम के एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, और उनका एक फेमस कथन है, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। वो चाहे या ना चाहे, चाहे कैसे भी जिए, लेकिन उसे चुनाव तो करना ही पड़ेगा। चाहे वो भाग्य को मानकर करे, चाहे कैसे भी करे, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं कर सकता सिचुएशन को। तो उस फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मनुष्य को लेना होगा, अगर वो अपने अस्तित्व को अर्थ देना चाहता है तो। और तीसरी बात, एक फेमस फिलोसोफर है कामू, तो वो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब अर्थहीन है। जैसे एब्सर्ड थिएटर भी चलता है कि समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सिंबॉलिकली बातचीत हो रही है। तो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया अर्थहीन है। इस अर्थहीन दुनिया में स्वयं के अर्थ को ढूंढना एक बहुत बड़ा संघर्ष है ना। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये संघर्ष होता है कि अर्थहीन दुनिया में हमें अपने अर्थ को ढूंढना है कि मैं क्यों हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है। जो उसको पहचान कर आगे अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ पाए, वो समाज को छोटा सा ही सही, एक बूंद के बराबर ही सही, कुछ दे जाता है, अपना कोई योगदान एक धागे में बंधकर एक कड़ी बन पाता है ना, लंबी चौड़ी कड़ी में एक कड़ी बन पाता है। लेकिन जो अपने अर्थ को नहीं ढूंढ रहा है,
वो अर्थहीन दुनिया में केवल जिंदा है ना। तो संघर्ष यही है कि हमें केवल जिंदा नहीं रहना है, हमें अपने आप को अर्थ देना है, चाहे ताकि हम समाज में किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत योगदान दे पाए। हाँ, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि मैंने आपका सेशन अटेंड किया था, तो आपने उसमें बताया कि आपका 0.5% जो विजन है वो क्लियर है। तो ऐसे और भी बच्चे होते होंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वो कैसे इस प्रॉब्लम से फेस करें और कैसे जीत पाएँ? 5%, 0.5 नहीं, 5% विजन है मेरे पास, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हैं और कभी कभी नॉर्मल स्कूल्स में भी पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों की मैं दुर्भाग्य ही कहूँगी कि उनकी अपनी अलग दुनिया हो जाती है, क्योंकि 12th क्लास तक तो उन्हें पर्टिकुलर स्कूलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका पढ़ने और पढ़ाने का तरीका शायद अलग है। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ कि सभी बच्चों के साथ में उनकी भी एजुकेशन होनी चाहिए नॉर्मल स्कूल्स में, ताकि उनका विकास बाकी बच्चों के साथ साथ ही हो पाए। लेकिन ठीक है, वो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हैं, बट जब वो स्कूल को छोड़कर कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, तब भी ये अपेक्षा होती है बहुत सारे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की कहें या संभालने वाले जो लोग हैं उनकी, कि आपके लिए तो अलग कॉलेज है, होना चाहिए, आप वहाँ जाइए, कहीं और ट्राई कीजिए, इस तरह की बात होती है। एडमिशन देने तक भी लोग कतराते हैं, उसमें भी कतराते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि बौद्धिक स्तर पर आप किसी का आकलन कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इस बात से कि उसमें शारीरिक भिन्नता है। वो भिन्नता तो बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है ना। जैसे कोई अगर यूरोपियन कंट्री है और वहाँ पर काला होना भी भिन्न है, तो क्या आप काले रंग वाले को वहाँ जगह नहीं देंगे? ऑफ कोर्स देंगे, नियम कहता है कि देंगे। लेकिन क्योंकि वो कोई व्यक्ति अगर समाज के साथ मिलकर अपना विकास नहीं कर पाता या समाज उसे मौका नहीं देता, तो वो बहुत अपमानित महसूस करता है, तिरस्कृत महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है। उसके मन में ये भाव आ जाता है कि ये समाज कहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही तो मेरी दुश्मन है। तो जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनके मन में ये एक भाव आता है स्वाभाविक रूप से। और इवन ब्लाइंड स्कूल्स की भी स्थितियाँ क्योंकि बहुत अच्छी नहीं हो पाती, तो उससे भी वो और ख़राब महसूस करते हैं। ऐसी कुंठाओं को हम पनपने ना दें, उसके लिए आवश्यक है कि हमें उन्हें मेन स्ट्रीम में लाकर उनका विकास करना होगा। अगर कोई शारीरिक रूप से भिन्न बच्चा घर में पैदा होता है, तो बजाय इसके कि ये माने कि ये तो भाई अभिशप्त है या इसके पिछले कर्मों का ये फल है या हमें इसे अपने पास शायद नहीं रखना चाहिए, इस तरह की बात सोचे बगैर उसे मुख्य धारा से जोड़ना आवश्यक है। मैम, तो कभी आपको टीचिंग में प्रॉब्लम आई? आप एक प्रोफेसर हैं, तो फिर पढ़ाते वक्त कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि टीचर की बात में समझ में आ रही है या नहीं। अगर उन्हें मेरी बात समझ में आ रही हो तो उनको कोई कभी दिक्कत नहीं होती। स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कभी कोई परेशानी आज तक के करियर में नहीं हुई। हाँ, लोगों के सवाल ज़रूर होते हैं कि आप कैसे पढ़ाएंगे, आप ऐसा कैसे करेंगे, आप वैसा कैसे करेंगे। और बहुत लोग तो ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि आप साड़ी पहन लेते हैं, आप साड़ी खुद पहनते हैं। तो इस तरह तक के सवाल लोगों के मन में, जबकि मुझे वो अपने आप से बहुत सारे काम करते हुए, चलते फिरते हुए, जितना भी मेरा विजन है उसको यूज़ करते हुए वो देख रहे हैं, तब भी वो इस बात उनको माइंड में हिट करती हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई गलती है, इसलिए है कि ऐसे लोगों के साथ में उनका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे कोई काम कर सकता है ना। उनकी कोई गलती नहीं है। बट हाँ, पढ़ाते वक्त और स्टेज परफॉर्मेंस देते वक्त
मुझे जो खुशी होती है और या आनंद होता है वो और जीवन में कभी नहीं मिलता कहीं पर भी कुछ भी करते वक्त। हम आपकी ये बातें सुनकर आप हमारी आइडल बन चुकी हैं, तो आपके पे कोई आइडल है? मेरे आइडियल हैं, मेरी एक प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर सल्ला कल्ला मैम। वो फ़िलॉसफ़ी डिपार्टमेंट में राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाती थीं और मेरी प्रोफ़ेसर थीं, और उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है, बहुत सपोर्ट किया है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उन्होंने मुझे इस बारे में कोई लेक्चर दिया हो। उनके जीवन को देखकर, उनके तौर तरीक़ों को देखकर, उनके पढ़ाने के ढंग को देखकर मैं इतना इंस्पायर हुई हूँ। और हाँ, कभी कोई दुविधा हुई है तो अब मैंने उनसे बातचीत भी की है। और जब ड्रामा डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने की बात थी, और तब मैंने जस्ट एमफिल कंप्लीट किया था, तो बहुत लोगों ने ये कहा था कि तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा। तब मैंने जब मैम से बात की तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, ज़िंदगी में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता कुछ भी करने से। अगर अपने पैशन को अगर फॉलो करते हो तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। आपको ज़रूर ये टाइम अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो कभी टाइम मिलेगा ही नहीं अपने पैशन को कम से कम फॉलो करने के लिए। तो वो मेरा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। और साथ साथ में मेरे डैडी, जिन्होंने मुझे कभी बाहर जाने से या अकेले सफ़र करने से या रास्तों पर चलने से नहीं रोका। उन्होंने स्कूल टाइम से ही मुझे सड़कों पर अकेले भेजा, और उसी का नतीजा है कि मैं अकेले चल फिर लेती हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मुझसे ज़्यादा विजन होता है ना, लेकिन 10% 20% विजन वाले भी, उनको दिक्कत होती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए उस तरह से। तो मैम, हर इंसान की लाइफ में कॉम्प्लीमेंट और क्रिटिसिज्म दोनों साथ साथ चलता है, तो आपकी लाइफ में कौन सा एक ऐसा क्रिटिसिज्म है, कौन सा एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो आपको अभी तक याद है? कॉम्प्लीमेंट तो मुझे स्टूडेंट्स से मिलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ उन्हें समझ आता है। मुझे डायरेक्टर से मिला कि या ऑडियंस से मिला कि उनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, मैं किस किरदार के साथ न्याय कर पाई, ये कॉम्प्लीमेंट है। और क्रिटिसिज्म ऐसा तो क्या होता है, जो बहुत साथ रहते हैं वही क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो घर वाले ही क्रिटिसाइज़ करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए ना। वो उनका क्रिटिसिज्म भी ऐसा ही होता है कि मुझे चीज़ों को और ध्यान से करना चाहिए और लगन से करना चाहिए। और कभी-कभी मुझे खुद को भी लगता है कि मुझ में शायद मैं कम मेहनत करती हूँ, ऊपर से पढ़ के शायद ज़्यादा काम चला लेती हूँ। वो जो टेंडेंसी है कम मेहनत करने की, उस पे क्रिटिसिज्म आता है कि मुझे शायद और थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज के इस लिटरेचर फेस्टिवल में आपको कैसा लगा, और आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी आयोजन है, जो टाइम टू टाइम होना तो चाहिए ही। और ये प्रयास यंगस्टर्स के बीच में एक इन्वॉल्वमेंट लेके आता है कि क्यों कोई थिएटर से, क्यों कोई लिटरेचर से जुड़े, उसका रीज़न लेके आता है कि किसी भी चर्चा में शामिल होने से फ़ायदा क्या होता है, कि हम किताब पढ़कर कितना सीख सकते हैं या अकेले बैठकर सुनकर कितना सीख सकते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसे फेस्टिवल्स में या सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं तो बहुत सारे विचार एकदम से हमें मिल जाते हैं, कुछ घंटों में मिल जाते हैं। तो उस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फेस्ट है। और यूथ को तो मैं यही कहना चाहूँगी केवल कि हर एरा में, हर जनरेशन की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। हमारे जनरेशन में कुछ और रही होगी, आज के जनरेशन में शायद कुछ और डाइवर्जन्स होंगे। उन डाइवर्जन्स को हम बिल्कुल तो हटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन डाइवर्जन्स को थोड़ा बहुत साइड करके हम अपने पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर बना पाएँ, इस पर हमें थोड़ा सा सेंटर्ड करना चाहिए अपने माइंड को। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग।